हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम आज लेक्चर 8 करने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स, क्लास 11th। आज बारी है एल्काइंस की। लास्ट लेक्चर में हमने एल्कीन्स कंक्लूड किया था, शुरुआत एल्काइंस से। तो एल्काइंस क्या होते हैं सबको पता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड ज़रूरी है ना। तो एक ए साइक्लिक मतलब जिसमें कोई साइकिल ना बने, क्लोज चेन ना बने, ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Unsaturated hydrocarbons containing carbon carbon triple bond, at least one। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड हो, और ऐसा भी नहीं कि दो ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वह एल्काइन नहीं रह जाएगा। एटलीस्ट वन लिखना था, वन नहीं लिखा, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। तो इनको हम लोग बोलते हैं एल्काइंस, ठीक है ना। एल्काइंस जो है आर कॉल्ड एल्काइंस। और इसके अलावा एल्काइंस आईयूपीएसी में बोलते हैं, कॉमन नेमिंग में इसको एसिटिलीन्स बोलते हैं, एसिटाइलीन्स। ये कॉमन नेमिंग है। अच्छा, कॉमन नेमिंग में जब करोगे ना, इसकी कॉमन नेमिंग देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी दूसरे कंपाउंड का कॉमन नेम है ही नहीं एसिटिलीन को छोड़कर। फिर एसिटिलीन के डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं, एसिटिलीन के नाम पर दूसरों के नाम रखे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया। फिर एक बचपन में 10th क्लास में आप एक और चीज़ पढ़ के आए हैं, जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला CnH2n-2। ये जनरल फार्मूला जीवन भर काम नहीं करता है। जब भी कभी किसी एल्काइन में सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे कि वो जनरल फार्मूला है। ध्यान रखें इस बात पे, एन की वैल्यू जो है वो 2 से शुरू होती है, यहाँ पे 2, 3, 4 एक्सेट्रा हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, ठीक है। ये बात हो गई। और ये जनरल फार्मूला सिर्फ तब काम करेगा जब एक ही ट्रिपल बॉन्ड पूरी चेन में हो। एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो फार्मूला काम नहीं करेगा, इसलिए इसको जनरल फार्मूला बोलते हैं। आगे बढ़ें और स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की बात करें। कहानी वहीं से है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड समझेंगे, तब समझ आएगा कि हाँ ट्रिपल बॉन्ड कैसा बना है, वो रोटेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है, कौन कौन से ऑर्बिटल में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, अनहाइब्रिडाइज्ड कौन से होते हैं, और कितने एंगल पर वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, वगैरह वगैरह। सिमिट्री कैसी होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तब उनका स्ट्रक्चर समझ आएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ से, बॉन्ड एनर्जी से समझ आएगा कि ज़्यादा रिएक्टिव हैं या कम रिएक्टिव हैं। इस तरह की चीज़ें समझ आएंगी। वैसे तो अब स्टोरी जो है मेरे हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर पर अगर डिटेल डिस्कशन कर लें तो काम अपना आसान हो जाएगा, चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। तो हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। आओ भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की जानकारी लो। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, समझो। ट्रिपल बॉन्ड बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लो सबसे पहला एग्जांपल, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया, इसके आप पीछे आगे कोई भी हो, हमें पर फर्क नहीं पड़ता। मान लो हम एसिटिलीन का एग्जांपल ले लेते हैं, ये और ये। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस कार्बन को देख रहा हूँ। देखो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ना एक सिग्मा बॉन्ड है और ये दो पाई बॉन्ड्स हैं। तो अगर इस कार्बन को देखो जो कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड क्यों? और यही नहीं, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। गौर से देखो, चार बॉन्ड बने हैं, दो सिग्मा है, एक भी लोन पेयर नहीं है, दो सिग्मा बॉन्ड, जीरो लोन पेयर, sp हाइब्रिडाइजेशन देगा। तो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो दो जो पाई बॉन्ड्स हैं, वो दो पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइज, सबसे पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर पता होना चाहिए। और अगर ये क्लियर है कि वो sp हाइब्रिडाइज्ड है तो s कैरेक्टर 50% हो गया कार्बन के पास। यानी कि अगर तुम डबल बॉन्ड यानी एल्कीन को देखो और एल्केन को देखो तो उनके जो कार्बन्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्काइन के कार्बन होंगे, ठीक। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तुम चर्चा करो कि ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड कैसे बना है। तो समझो, हमारे पास p ऑर्बिटल में px, py और pz तीन ऑर्बिटल होते हैं। मान लो कि ये px वाला ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और एक बनाएगा हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड एस बॉन्ड से। ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बचे हैं, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड देंगे।
ठीक, साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक, अब चलो साइडवेज ओवरलैपिंग करनी है, साइडवेज ओवरलैपिंग करा लेते हैं। स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले तो मैं आपको सब अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, एक साथ लिखने में गंदगी हो जाती है। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखाए जाएंगे, एक स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड दिखाए जाएंगे, और एक स्ट्रक्चर ऐसा जो उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर 1, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये क्या है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ऐसे ही इस कार्बन का भी होगा। ये छोटे वाले क्या बना रहे हो, एक लोब छोटा एक लोब बड़ा, क्योंकि जहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं तो दूसरी तरफ का लोब छोटा हो जाता है। यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन है और सबको पता है कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो गौर से देखो ये sp sp सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये जो ओवरलैपिंग है दैट इज sp sp सिग्मा लिंकेज। ठीक है ना, तो सिग्मा बॉन्ड बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर तुम इस जगह को देखो, इस बॉन्ड को, तो तुमको दिखाई देगा एक तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दूसरा s अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जहाँ पे यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ भी वही कहानी है, sps सिग्मा बॉन्ड। तो ये स्टोरी हो गई। अच्छा, गौर से समझना कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, sp sp या sp s। तो तुमको क्लियर पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो छोड़ दो, लेकिन बॉन्ड लेंथ पे अगर चर्चा करो तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड बताऊंगा, और ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि sp sp के अंदर 50%, आप देखो s करेक्टर 50% p करेक्टर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो 67% s करेक्टर है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी किसकी होगी, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देखो, पेज को चेंज कर लें, दूसरा स्ट्रक्चर देखें। सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो पाई बॉन्ड का बनाते हैं, कार्बन। अब मैं सिग्मा बॉन्ड को छोड़ चुका हूँ, एक आप अनहाइब्रिड ये लीजिए, एक pz है और एक py है, और pz और py दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं, समझे ना, दोनों एक्सिस तो परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको px लिख लूँ, इसको भी px लिख लूँ, इसको py लिख लूँ, और इसको भी py लिख लूँ, और जो मिले थे उनको pz लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, जो हाइब्रिड हो गए थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, pz py कुछ भी कर लो। अब देखो px px जो मैंने लिखे ये ओवरलैप कर रहे हैं, और py py जो लिखे ये ओवरलैप कर रहे हैं। इसी तरह py py यहाँ ओवरलैप करा दीजिए, और जो px px है ये ओवरलैप करा दीजिए। ये अच्छा सा बॉन्ड बन गया। अब गौर से देखो, जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो px px से एक पाई बॉन्ड बन रहा है, py py से एक पाई बॉन्ड बन रहा है, और तुम देखोगे गौर से कि जो px और py के ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग, जिससे हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है, उसका एक लोब ऊपर है एक लोब नीचे है। तो क्या दो हिस्सों में क्लाउड रहता है? तो आंसर है कि नहीं, दो हिस्सों में क्लाउड नहीं रहता है। ये ओवरऑल क्लाउड जो है वो घुमा करता है और एक ओवरऑल सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री क्रिएट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो क्लाउड है px का ऊपर अलग और px का एक क्लाउड नीचे अलग, ये तो बनाने के हिसाब से ठीक है आपको समझाने के लिए कि हाँ ये ऐसी मिक्सिंग हो रही है, लेकिन ये मिक्सिंग होने के बाद ये क्लाउड ओवरऑल सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री ले लेता है एक्सिस के अबाउट। एक्सिस क्या है? तो देखो एक्सिस दिखा देते हैं आपको। एक्सिस ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दोनों कार्बन को मिलाने वाली लाइन। ठीक, इसके अबाउट एक सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री ले लेता है। तो चलो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री लेने के बाद कैसा बनता है स्ट्रक्चर वो देखो। थर्ड स्ट्रक्चर ये है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री हो गई। अब यहाँ पे पाई क्लाउड सिस्टम इस सिलेंडर के सरफेस पर घूम रहा है, ये है ज्योमेट्री। और सबको पता है कि इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है, तो अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर में देखें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, बॉन्ड एंगल देखिए कितना है, 180 डिग्रीज। ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत छोटी बॉन्ड लेंथ का होता है, जिसकी वैल्यू लगभग 120 पिकोमीटर्स होती है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और छोटा है क्योंकि वहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, 107.9 पिकोमीटर्स द डेटा, और ये आपको याद भी होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया। अब बात आती है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में अगर एल्कीन और एल्काइन को कंपेयर करें तो किसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम सबको पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं इनमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबको पता है। लेकिन मिला जुला लोगे तो अगर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये सिग्मा
और 2 पाई बॉन्ड जो कि वीक है लेकिन है तो आपका ओवरऑल जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ ही रहा है। तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है ना, ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 823 किलो जूल, जेके लिख दिया मैंने गलती से, किलो जूल पर मोल होती है। वहीं पर जब डबल बॉन्ड की चर्चा करते थे तो ये लगभग 569 या 599 के आसपास, डेटा मिस कर रहा हूँ, 599 किलो जूल पर मोल होती है। यहीं पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर चर्चा करें तो ये और लल्लू होता है, 348 किलो जूल पर मोल होती है। मोल, ml नहीं, मोल। आप देखो गौर से कि ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ये उससे कम, ये सबसे कम। अब डबल बॉन्ड कार्बन हमने पढ़ा था, तो डबल बॉन्ड कार्बन में एक चीज़ सीखी थी कि डबल बॉन्ड कार्बन वाले सिस्टम जो है एल्कीन्स, वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जबकि यहाँ पर जब एल्काइंस के बारे में हम पढ़ते हैं तो एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स। दिमाग में इस बात को रखना, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स है ना, तो 2 पाई बॉन्ड्स होने के बाद सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, वहाँ घूम रहे हैं आराम से, और बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। इसलिए एडिशन रिएक्शंस उतनी आसानी से एल्काइंस की नहीं होती जितनी आसानी से एल्कीन्स की हो जाती थी। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी बात को लिखेंगे कि ड्यू टू presence of 2 pi bonds, alkynes are less reactive than alkenes towards, अच्छा हर रिएक्शन के लिए नहीं भाई, टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। कितनी अच्छी बात है कि एल्काइंस में 2 डबल बॉन्ड है ना। अब देखो, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड होने से एल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव हो गए थे, दूसरा पाई बॉन्ड आने से ड्यू टू सिलेंड्रिकल सिमेट्री ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते एडिशन रिएक्शन के लिए। और दूसरी बात ये है कि एल्काइंस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल रही थी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सिस ट्रांस EZ आइसोमर। यहाँ पे ऐसा कुछ भी लोचा नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर गौर से देखो तो एल्काइंस जो हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, ड्यू टू द फैक्ट, मैं कलर चेंज कर लूँ, ड्यू टू द फैक्ट दैट एल्काइंस फॉर्म लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से इनमें किसी भी तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। ये फैक्ट जो बोले गए हैं ये बिल्कुल ज़बान पर रटे होने चाहिए, अच्छी तरह से एल्काइन की प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। फिलहाल अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़े। अगले टॉपिक का नाम नोमेनक्लेचर, थोड़ी बहुत नेमिंग सीख लेते हैं। नोमेनक्लेचर IUPAC हम सिखा भी चुके हैं, क्लास के अंदर बातें कर चुके हैं। कॉमन नेमिंग की बात करें, 2 तरह के हैं, कॉमन नेम, IUPAC नेम। तो हम कॉमन नेमिंग की चर्चा करें तो कॉमन नेम में किसी का भी कॉमन नेम नहीं है एसिटिलीन को छोड़कर। जितने भी कॉमन नेम दूसरों के निकाले जाते हैं वो सारे एसिटिलीन के डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं। ठीक, तो हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। अच्छा, एसिटिलीन के डेरिवेटिव है, मतलब अगर मैं C2H2 लिखूं तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन, सिंपल। ठीक, और अगर IUPAC का नाम लिखें तो इसका नाम हो जाता है एथाइन, एल्काइन, है ना। इसी तरह C3H6 लिखो तो C3H6 का नाम हो जाएगा, आप देखो एसिटिलीन 2 कार्बन का है, इसमें 3 कार्बन है, एक एक्स्ट्रा कार्बन लगा है, तो इसमें हम इसका नाम मिथाइल एसिटिलीन लग देते हैं। समझे कैसे डेरिवेटिव बन गया एसिटिलीन में? अब कार्बन जोड़ते जाएंगे, काम चलता जाएगा। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे IUPAC में? प्रोपाइन। इसी तरह C4H8 ले लीजिए तो इसमें 2 कार्बन एक्स्ट्रा लगे हैं, तो हम इसको बोलेंगे एथाइल एसिटिलीन, एथाइल एसिटिलीन। और इसका वैसे क्या नाम बनेगा? इसका नाम बनेगा ब्यूटाइन 1 या ब्यूट 1 आइन। अगर 1 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो
इसी तरह से नाम चलते चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल और बताता हूँ। C4H8 में दो बातें हैं। C4H8 में इस तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसी तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये दोनों के दोनों C4H10 है, पर देखो एक में डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे है, एक में डबल बॉन्ड सेकंड नंबर कार्बन पे है। तो इनमें नाम क्या होगा? ऊपर वाला तो वही स्ट्रक्चर है जो हमने पहले बनाया था, दैट इज ब्यूट 1 आइन। और इसका नाम कैसे रखते हैं? IUPAC नाम तो ऊपर वाला हो गया। कॉमन नेमिंग कैसे रखते हैं? वही एथाइल एसिटिलीन। और भाई साहब का क्या होगा? इसका नाम तो ब्यूट 2 आइन होगा। ठीक, ये ब्यूट 2 आइन हो गया। और इसका नाम अगर कॉमन नेमिंग में रखना हो तो इसको छोड़ें, ये तो अपना एसिटिलीन हो गया, इसके इस तरफ भी मिथाइल और इसके इस तरफ भी मिथाइल, तो इसका नाम रखा जाता है डाई मिथाइल एसिटिलीन। ये नाम हो गया इसका। ठीक, तो इस तरह से इनके कॉमन नेमिंग की जाती है। इसको और भी अच्छी तरह से लिख लो। चलो और भी एग्जांपल्स देख लें IUPAC नेमिंग के। देखो IUPAC नेमिंग में और एग्जांपल्स, मान लो आपके पास ऐसे कुछ हो, CH3 CH 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 नहीं, अब तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, H कहाँ से आएगा? CH, ये ठीक। और यहाँ पे एक ब्रांचिंग कर दीजिए मिथाइल ग्रुप की, और फिर आप चर्चा करिए। तो आपके दिमाग में आता है कि नंबरिंग कहाँ से करें? तो नंबरिंग करने का एक ही जुगाड़ है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो वहीं पे आपको नंबर शुरू करना है, ये 4। तो फिर नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है कि आपको 3 नंबर पे मिथाइल दिखाई देता है, और IUPAC नेम लिखने का सिंपल तरीका है कि पहला लेटर कैपिटल और कोई स्पेस नहीं, बाकी सब स्मॉल। तो सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो चुका है, उसके बाद हमें रूट वर्ड पे आना है, अपनी प्रिंसिपल चेन को देखना है। तो हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, इसलिए ब्यूट और 1 और फिर ये आइन। अच्छा, एक बात और कि 1 आइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे नंबर पे भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता था। तो अगर कभी भी हो जाएगा तो नाम बदल जाएगा, इसलिए जब भी कभी कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो वहाँ पे पोजीशन मार्क करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दूसरा कुछ C6H5 फिनाइल ग्रुप लगा लिया हम लोगों ने, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या करें? गौर से देखो, लिखने में ये C6H5 ऐसा लगता है कि ऐसी एक लंबी चेन को छोटा करके लिख दिया गया है, पर सबको पता है कि ये जो चेन है ये साइक्लिक है। और हम सबको पता है कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ लेने चाहते हैं, हम लोग कुछ ऐसा चेन लेना चाहते हैं जो सबसे बड़ी होती है, और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हमारा ग्रुप भी आ जाए। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन चूज़ करते हैं तो स्ट्रेट चेन ही चूज़ करते हैं, और अगर ब्रांच चेन चूज़ करते हैं तो हमेशा, साइक्लिक चेन चूज़ करते हैं तो फिर स्ट्रेट चेन को चूज़ नहीं करते, दोनों अलग अलग तरह से रखते हैं। तो ये जो C6H5 है साइक्लिक हिस्सा है, और ये जो ये हिस्सा है ये स्ट्रेट चेन है। तो या तो इसको हम प्रिंसिपल चेन बनाएंगे या तो इसको प्रिंसिपल चेन बनाएंगे, दोनों को एक साथ लिया नहीं जा सकता। ठीक, तो इसकी कॉमन नेमिंग देखो क्या है। अगर इसकी कॉमन नेमिंग करनी हो तो इसका नाम तो फिनाइल है, और ये आदमी कौन है? ये तो सबको पता है कि इसको तो हम लोग एसिटिलीन बोला करते थे, तो फिनाइल एसिटिलीन। फिनाइल एसिटिलीन इसका कॉमन नेम हो गया। अब कोई कहेगा नहीं नहीं IUPAC बताओ कॉमन नेमिंग क्या होती है, तो लो IUPAC नेमिंग ले लो। अब इसको समझो क्या स्टोरी है। इसमें 6 कार्बन है इस चेन के अंदर, इस चेन के अंदर 2 कार्बन है। हमें कौन सी चेन चूज करनी है? जो सबसे बड़ी हो। 6 कार्बन की चेन बड़ी है, तो हमें क्या करना चाहिए? बेंजीन चेन को रूट प्रिंसिपल चेन बनाना चाहिए, और इसको बनाना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा लेकिन ग्रुप तो इसमें है, तो इसका नाम एथाइल तो नहीं बन सकता। याद करो, जब भी मैंने कहा था, शुरुआत में सिखाया था कि एथाइल मिथाइल, फिर उसके बाद हमने सिखाया था कि अगर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मतलब देखो गौर से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कितने 6 हाइड्रोजन हो गए, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा? CH3 CH2, ये तो ये बनता था हमारा एल्काइल ग्रुप, है ना। इसी तरह जब ट्रिपल बॉन्ड के साथ आप ये बदतमीजी करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्काइनिल ग्रुप। एल्काइनिल ग्रुप, तो एल्काइनिल ग्रुप हो गया ये। एल्काइनिल का मतलब कौन सा एल्काइनिल? तो 1 2 2 कार्बन है, तो बन गया बेटा ये एथाइनिल ग्रुप। एथाइनिल हो गया। और उसके बाद ये कौन है हमारा? ये तो बेंजीन है, एथाइनिल बेंजीन। बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के ही तो कार्बन उसमें जोड़ा गया है, दिस इज द नेम। ठीक है ना, एथाइनिल बेंजीन। इसके बाद अगला कुछ साइक्लिक चेन और जोड़ लें, जिसमें स्ट्रेट चेन ही हमारी मेन चेन हो, तो लो जोड़ लो। अच्छा, इसमें एक एक कार्बन और हाइड्रोजन और लगाना है, लगा लो।
उसके बाद ये CH2, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर देखो क्या हुआ, दो तरह की चेन है तुम्हारे पास, एक तो ये साइक्लिक दिखाई देती है और एक ये स्ट्रेट दिखाई देती है। अब बात ये आती है सर ये जो ये वाला कार्बन है इसको साइक्लिक में ले कि ना लें या स्ट्रेट में ले कि ना लें, तो गौर से देखो साइक्लिक तो इन तीनों से मिलकर बन रहा है, ठीक, तो इसको हम स्ट्रेट चेन का हिस्सा नहीं मानेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, 3 कार्बन की चेन हो गई, और ये यहाँ से साइकिल शुरू होती है, तो जब भी कभी साइक्लिक कंपाउंड आ जाता है तो हम उसको उसमें नहीं रखते, ठीक। अब नंबरिंग तो 1 2 3 कर ही दी हम लोगों ने, और अब नामकरण संस्कार करते हैं। तो तीसरे नंबर कार्बन पे साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ दिखाई देता है, तो हम लिखते हैं 3 और कैपिटल से लिखते हैं साइक्लो, और फिर लिखेंगे प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोपेन तब होता जब सिर्फ यही होता, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, यानी कि साइक्लोप्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है इस कार्बन से, उसी हाइड्रोजन को हटा के इसको लिंक किया गया है स्ट्रेट चेन में, तो जब भी कभी ऐसा हो जाए तो प्रोपेन बिकम्स प्रोपाइल, है ना, 3 साइक्लोप्रोपाइल। और उसके बाद अब रूट वर्ड पे आ जाते हैं, 3 कार्बन की चेन है तो लिखते हैं प्रोप, ठीक, और प्रोप में 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, प्रोप 1 आइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, IUPAC सिंपल है। अब ऐसा भी होता है कई बार IUPAC में आपको बुद्धू बनाने के लिए या थोड़ा बहुत डराने धमकाने के लिए एग्जाम में पूछता है कि जिस चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दिया हो तो उसका नामकरण संस्कार कैसे करते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल ले लो। देखो भाई, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, यहाँ CH2, और यहाँ पे C लगा लो, ट्रिपल बॉन्ड CH लगा लो, ये। अब इस तरह के एग्जाम्पल में एक सबसे बड़ा डर ये होता है कि आप देखो कि जो लड़ाई झगड़ा है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में है। इधर से अगर चेन को देखें तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आता है, इधर से देखें तो पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, लास्ट में इधर से देखने पर, लेफ्ट से देखने पर लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से देखने पर लास्ट में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से अगर हम नंबरिंग करके देखें तो वो एक जैसी ही आती है। ऐसे में जब झगड़ा हो जाए डबल और ट्रिपल बॉन्ड में और देयर इज अ चॉइस कि हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें, तो दिमाग में बात आती है कि इफ देयर इज अ चॉइस, इफ देयर इज अ चॉइस, तो हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी पड़ती है, प्रेफर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस किस में, नामकरण संस्कार में, पोजीशन में, पोजीशन में। तो ये 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, नामकरण संस्कार में क्या होगा अभी बताते हैं। हमेशा हमेशा, अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो जो रूट वर्ड है उसी को सबसे पहले लिख लीजिए, दैट इज हेक्स। अब हेक्स के बाद आप कहोगे कि पहले डबल बॉन्ड का सफिक्स लगाएं या ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स लगाएं, तो बड़ा ग्रुप कौन है, ट्रिपल बॉन्ड। हमेशा देखो ई और वाई, इनमें नामकरण संस्कार में पहले कौन आ रहा है, ई, और बाद में कौन आ रहा है, वाई। तो दिमाग में आता है कि जो अल्फ़ाबेटिकल रूल है यहाँ फॉलो कर लीजिए। 1 नंबर पे इन लगा हुआ है ना, और हाइफन लगाइए, और 5 नंबर पे आइन लगा हुआ है, यानी कि आप नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से और नाम में सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड का। अच्छा, ये भी तब जबकि चॉइस है, अगर चॉइस ना हो तो फिर तो लोवेस्ट सम रूल अपना जिंदाबाद, उसी के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पर चॉइस थी, अब मान लो कोई ऐसा एग्जांपल ले लिया जाए जहाँ चॉइस ना हो, जैसे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिखा हुआ है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। देखो गौर से, चॉइस क्यों नहीं है, क्योंकि आप अगर लेफ्ट से नंबर देने की कोशिश करते हो तो लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से बहुत कूड़ा आने वाला है ना, और राइट से नंबर देते हो तो दोनों तरफ से राइट से सही आने वाला है। 1 2 3 4 और 5 आप लेफ्ट से नहीं दे सकते कि भाई डबल बॉन्ड लेफ्ट से पास में पड़ रहा है, देयर इज नो चॉइस। पहले क्या था कि वहाँ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशंस बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिकल आ रही थी, यहाँ पे आइडेंटिकल लोकेशंस नहीं है। आप राइट से चलोगे तो फर्स्ट कार्बन पे ही आपको ग्रुप मिल जाएगा, लेफ्ट से चलोगे तो पहले और दूसरे कार्बन पे मिलेगा, पहले कार्बन पे नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चॉइस नहीं थी तो बहुत अच्छी बात है। जब चॉइस ना हो तो फिर क्या करें, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल इस्तेमाल करिए, बात खत्म। लोएस्ट सब रूल जिसको हम लोग 10th में बोला करते थे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब रूट वर्ड पे आ जाइए तो हमारे पास पेंट है। पेंट में अब 3 नंबर पे इन लगा हुआ है और 1 नंबर पे आइन लगा हुआ है। हाइफन लगाना ज़रूरी है, पहला लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, बिना किसी स्पेस के IUPAC नेमिंग की जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट है, ध्यान रखें। IUPAC नेमिंग एल्काइंस की जितनी भी शॉर्ट में हो सकती है, क्योंकि IUPAC के लेक्चर्स हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं, तो इसलिए उसको रिपीट करने का बहुत ज़्यादा कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी हो सकता है हर एक पॉसिबिलिटी आपको बता दी जाए ताकि एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाए। इसके बाद जो चर्चा है, स्टोरी है, वो आइसोमेरिज्म की आती है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो आइसोमेरिज्म कहलाता है, आइसोमर्स कहलाते हैं, ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है।
तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि एल्काइंस में कैसे कैसे आइसोमर्स पाए जाते हैं। आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस। आओ देखो, आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस। सबसे पहले, अब मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलने वाली नहीं है, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री इनके अंदर होती है, तो फिर किसी भी प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलने वाला नहीं है। तो वो रोटेशन वोटेशन वाला सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था एल्कीन के अंदर, वो यहाँ पे कुछ भी वैलिड नहीं है, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, सब बकवास है। तो यहाँ उसको तो छोड़ ही दीजिए। पहली चीज़ जो है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? सिंपल है। मेरे हिसाब से अगर कार्बन चेन ठीक ठाक बड़ी है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड किसी एक कार्बन के बजाय किसी दूसरे कार्बन पे आ जाए और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहे। जैसे आपने मान लो CH3 लिया, CH2 लिया, यहाँ C लिया और इधर लगाया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इसी का दूसरा ऐसा कर लो कि CH3 यहाँ पे C, ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। 4 कार्बन दिखाई देते हैं, 3, 4, 6 हाइड्रोजन दिखाई देते हैं। ठीक, आप देखो 4 कार्बन दिखाई देते हैं, 3, 3, 6 हाइड्रोजन दिखाई देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, पर गौर से देखो यहाँ पे 1 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको हमें क्या लिखेंगे? हम IUPAC में लिखेंगे इसको ब्यूट 1 आइन, और इसको क्या लिखेंगे बेटा? ब्यूट 2 आइन। आई होप क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, तो हमें पहले से ही आता है। और अगर कोई 10th हमारे यहाँ पढ़ा है तो उसको ये सब 10th क्लास से ही आता है। रिवाज है कि इसको पढ़ाना जरूरी है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, वरना सब 10th क्लास में ही कवर कर लिया था हम लोगों ने। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा आइसोमर कैसा होगा? दूसरा आइसोमर जो होगा वो होगा चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमरिज्म, ये चेन आइसोमरिज्म क्या भला है? आओ देखो, ऐसा हो जाए कि प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स बदल जाएं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन नहीं बदलें, प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स बदल जाएं। जैसे मान लो CH3, CH2, CH2, C और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना हुआ है कुछ। इसी की जगह पर दूसरा स्ट्रक्चर देखो, CH3 और ये CH2 मान लो, नहीं इसको तो ब्रांचिंग करनी है तो फिर इसको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। CH मान लो और इधर C मान लो और ये CH लगा लो इधर, तो एक कार्बन जो है उसको ऊपर ब्रांच कर दो CH3। ठीक, अभी भी देखो 5 ही कार्बन है, पर ये एक स्ट्रेट चेन है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे 5 कार्बन, और ये एक ब्रांच चेन है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं 4 कार्बन। तो अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम निकल के आने वाला है, पर जब आप नामकरण संस्कार करेंगे तो पाएंगे कि ऊपर वाली कहानी जो है वो पेंट में आ रही है और नीचे वाली कहानी जो है वो ब्यूट में आ रही है। मतलब इसका नाम क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सिंपल लिखेंगे पेंट 1 आइन। और इसके नामकरण संस्कार में आप देखो 1, 2, 3, 4, तो 3 नंबर पे आपको मिलने वाला है मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, कोई स्पेस नहीं। इसके बाद आपको लिखना है ब्यूट, ब्यूट के बाद 1, फिर ये आइन। अच्छा, इसी में पोजीशन आइसोमेरिज्म भी क्रिएट की जा सकती है। अगर और बड़ी चेन ले लें तो चेन और पोजीशन दोनों एक साथ लाए जा सकते हैं। इसके अलावा और कौन से आइसोमर्स एग्जिबिट करता है? तीसरा जो आइसोमेरिज्म है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये क्या चीज़ है? कुछ नहीं, एल्काइंस ऐसे हैं कि अगर फॉर्मूला सेम रहे मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। अब फंक्शनल ग्रुप तो इसमें लगा ही नहीं है, तो ध्यान रखें कि हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप की श्रेणी में रखते हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं। तो अगर एल्काइन बदलेगा तो किस में बदलेगा? एल्कीन्स में बदलेगा। अच्छा देखो गौर से, समझना क्या है, मैं अभी बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद जब ये एक्सप्लेन कर लूँगा उसके बाद आपको उस भाषा में बताऊँगा जिस भाषा में किताबें बोला करती हैं। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन हो गया। इसी की जगह पे मैं दूसरी चीज़ बनाऊँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक और स्ट्रक्चर बनाऊँ, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो गौर से, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, गिन लो अपने आप, स्क्रीन पे तुम्हारे सामने है। कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन तुमको 3, 2, 5 और 1, 6 दिखाई दे रहे हैं, यही सब में दिखाई दे रहा है।
पर देखो गौर से, ये जो पहला वाला आदमी है दिस इज ब्यूट 1 आइन। दूसरा वाला जो है इसको यहाँ से नंबरिंग आप दे दो, किसी भी तरफ से दे सकते हो वैसे तो मेरे हिसाब से, सेकंड वाले को तो आप 1 2 3 4, क्योंकि वहाँ पे चॉइस है राइट लेफ्ट में और दोनों डबल बॉन्ड है तो आइडेंटिकल है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। तो लिख सकते हैं ब्यूट 1,3 डाई इन, ठीक है ना। और आप देखो कि जो थर्ड वाला है इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको लेफ्ट से ही नंबर देना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है ब्यूट 1,2 डाई इन, ठीक। अब समझो क्या हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप बन गए आइसोमर। देखो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन ग्रुप कन्वर्ट हो गया एल्कीन में, लेकिन एल्कीन सिंपल एल्कीन नहीं, जनरल एल्कीन नहीं है, ये डाई इन है, 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा इसका लॉजिक सुनना क्या है, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड है। मेरे हिसाब से अगर कुछ ऐसा कर लें कि इस पाई बॉन्ड क्लाउड को डिस्ट्रीब्यूट करा लें तो काम चल जाएगा। यहाँ देखो 1 पाई और यहाँ देखो 1 पाई, दिखाई दे रहा है। तो डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो असल में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्काइन का है वो तो 2 पाई क्लाउड के चक्कर में है ना, 2 पाई बॉन्ड बने जिसकी वजह से हाइड्रोजन कम हो गए। तो कहीं भी हम 2 पाई बॉन्ड ले आएंगे डबल बॉन्ड में तो अपना काम हो जाएगा। तो इसलिए 1 डबल बॉन्ड ना होकर 2 डबल बॉन्ड बन जाते हैं। किताबें क्या कहती हैं कि एल्काइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ डाईईन्स। तो गौर से देखो ये किताबी भाषा है कि एल्काइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ डाईईन्स। जब भी कभी, अच्छा डाईईन ही क्यों भाई, 2 पाई क्लाउड चाहिए ना अपने को, तो 2 पाई क्लाउड एल्कीन में कब आएंगे, जब 2 एल्कीन आएंगे, 2 डबल बॉन्ड आएंगे। तो वही काम यहाँ किया गया और ऐसे आइसोमर्स होते हैं, इनको हम आइसोमर ही तो कहेंगे। अच्छा अगला क्या है, एक और आइसोमर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर्स। व्हाट आर रिंग चेन आइसोमर्स? तो सुनो रिंग चेन आइसोमर क्या है। ऐसा हो जाए कि रिंग चेन आइसोमर का मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम रहे, लेकिन एक स्ट्रक्चर लीनियर हो और एक स्ट्रक्चर साइक्लिक हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मेरे हिसाब से प्रोपाइन का एक बहुत सिंपल अच्छा प्यारा सुनहरा मॉलिक्यूल है, सब इससे वाकिफ़ हैं। इसकी जगह पे आप ये बनाइए, 3 कार्बन की साइक्लिक चेन है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब आप देखिए इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपीन। अच्छा प्रोपीन ही क्यों, डबल बॉन्ड ही लगाया भाई, ये रिंग चेन आइसोमर है, ये रिंग है और ये चेन है। अच्छा यहाँ तो सर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ तो सर डबल बॉन्ड है। अरे देखो तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के चक्कर में एक पाई क्लाउड आया, एक हाइड्रोजन हटा, एक और पाई क्लाउड आया, एक हाइड्रोजन हटा, और यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन हट जाएगा दोनों कार्बन से, और सारे कार्बन आपस में लिंक्ड हैं। इस साइक्लिक चेन की वजह से भी तो एक हाइड्रोजन हटेगा। तो एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स के साथ एल्काइंस रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये एल्काइंस की आइसोमेरिज्म हो गई, एल्काइंस में पाई जाने वाली आइसोमेरिज्म हो गई, ठीक है। अगली कहानी, पेज चेंज करते हैं भाई। अगली स्टोरी है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइंस। दिमाग में रखना कि मैं लेक्चर को बहुत तेज़ निकाल रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थरली करना है। ना सिर्फ इसको थरली करना है बल्कि याद रखना है अच्छी तरह से। लेक्चर को कम से कम 2 बार देखिए तो देखते देखते ही याद हो जाएगा। नोट ज़रूर करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइंस कैसे कैसे होते हैं, तो कुछ खास नहीं है, हमारी अपनी सूझबूझ के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने इनको नामकरण संस्कार दे रखे हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है टर्मिनल एल्काइंस का। टर्मिनल एल्काइंस का। और दूसरे कौन से होंगे, नॉन टर्मिनल। ये पेन अच्छा नहीं है, इसी से लिखना चाहिए, थोड़ा सा छोटा कर लें। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या है, एग्जाम्पल देखें। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आप देखो कि ये टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि टर्मिनल कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है।
इसका दूसरा एग्जांपल देखो, चेन को बढ़ा लो और क्या है, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगेन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कोने वाले कार्बन पे लगा है, टर्मिनल कार्बन पे लगा है। इसका एग्जांपल देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड जो लगा हुआ है वो उसमें कोई टर्मिनल कार्बन नहीं है। इसी तरह CH, ये C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और ऐसे कोई भी एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हो, बस आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज टर्मिनल एल्काइंस एंड व्हाट इज नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये दो तरह के क्लासिफिकेशन हमारे पास एल्काइंस के होते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइंस था कि हमने एल्काइंस के नोमेनक्लेचर देख लिए, एल्काइंस की IUPAC देख ली अच्छी तरह से, कॉमन नेमिंग भी देखी, एल्काइंस का क्या क्लासिफिकेशन है देखा, उसमें क्या आइसोमेरिज्म है वो देखी, और इनके ट्रिपल बॉन्ड का क्या स्ट्रक्चर है वो देखा, इनका लीनियर स्ट्रक्चर है वो देखा, उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ये सारे जो क्रिस्पी पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो याद होने चाहिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ किसी चेन में आ जाएँ तो हम नंबरिंग करने के लिए डबल बॉन्ड का सहारा लेते हैं, लेकिन नामकरण संस्कार में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के अंदर डबल बॉन्ड यानी ईन और सेकेंडरी सफिक्स में आइन इस्तेमाल करते हैं। और वो भी तब जबकि नंबरिंग में चॉइस हो, और जब भी नंबरिंग में चॉइस ना हो तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, जिसको हम लोवेस्ट सम रूल 10th में पढ़ा करते थे, उसी का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हम लोगों ने करी। तो जनरल इंट्रोडक्शन गेट्स ओवर, और अब जो है मेन मैदान में लड़ाई शुरू होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस होगा। उसके बाद की स्टोरी जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रहेगी। तो हम कहते हैं लेक्चर इज ओवर, जनरल इंट्रोडक्शन गेट्स ओवर। अब लड़ाई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की रहेगी। तो अब आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन किया जाएगा। समय को व्यर्थ ना करते हुए धन्यवाद, मिलते रहें अगले लेक्चर में। तब तक नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, लेक्चर समझिए, 2 बार देखिए, लेक्चर देख के ही पूरी कहानी याद हो जाएगी। और ऑर्गेनिक का एक सार ये भी है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके सवाल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।